नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सबका बातें नहीं पुरानी में। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे विषय के बारे में जिसने कि भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद पक्की कर दी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके कारण एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारी बन के यहाँ पे आई थी व्यापार करने, उसने जो है सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया और उनके सत्ता की एक तरह से शुरुआत यहीं से हुई। ये बात है सन 1750, यानी यूँ समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल प्रांत में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं जिसने कि अंग्रेज़ी हुकूमत को भारत के पूर्व से लेकर फिर उत्तर तक पांव पसारने का मौका दिया। उस समय जो बिहार के एक निज़ाम थे, अली वर्दी खान, उन्होंने वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और जब वो उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुग़ल सल्तनत जो है कमज़ोर हो रही थी और बिखर रही थी, ये एक जो पॉलिटिकल पावर वैक्यूम था, इसका फ़ायदा उठा के अली वर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान के ऊपर हमला किया और एक युद्ध में उन्हें पराजित करके उनकी हत्या कर दी। और इसके साथ ही वो बंगाल का भी नवाब बन बैठा। उसके बाद जो है अली वर्दी खान ने वहाँ शासन किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसकी कुछ बीमारी से मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु के पहले उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने सबसे छोटी बहन के लड़के सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब एक तरह से घोषित कर दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद यही बंगाल का नवाब बनेगा। और उसने उसे ये भी बताया था कि अंग्रेज़ी हुकूमत की ताकत बढ़ रही है, मुग़ल की ताकत घट रही है और तुम्हें अंग्रेज़ों से सावधान रहना है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और नवाब बनने के बाद जो है फिर उसे कुछ अंदर से चुनौतियां मिलने लगी। अब वो चुनौती ज़्यादातर उसे अपने परिवार के ही अंदर से मिली थी, जिसमें कि माना जाता है कि उसकी जो मौसी थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम, उनके पुत्र ने जो है, जो पूर्णिया का राजा था, उसने सिराजुद्दौला को चुनौती देनी शुरू की। इस बात से जो है सिराजुद्दौला हालांकि पहले से सावधान था कि परिवार के अंदर कुछ न कुछ जो है महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही हैं, और चूंकि अली वर्दी खान ने इन्हें डिक्लेयर कर दिया था इसलिए ये बन गए हैं नवाब। लेकिन फिर जब उसे पता चला कि ये खतरा सीरियस है और उसकी मौसी षड्यंत्र करके उसे हटाना चाहती है, तो उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम को कैद करवा लिया और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली। इसके बाद घसीटी बेगम का पुत्र डर गया था और उसने एक तरह से सरेंडर कर दिया और सहयोग करने का आश्वासन दिया कि अब मैं सिराजुद्दौला से कहा कि अब मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसने कुछ षड्यंत्र किया, जिसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने एक, कहते हैं कोई युद्ध हुआ था, उसमें उसे पकड़ के बंदी बना के उसकी हत्या करवा दी और ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। परिवार के अंदरूनी खतरे से निपटने के बाद सिराजुद्दौला ने फिर जो है अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू किया। और उस समय जो उसे एक चीज़ खटक रही थी वो थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का जो एक किला था, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक किला था। वहाँ पे शुरू शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता होगा कि बहुत सारी ज़मीनें लेके उसने किले बनवाए थे कि ये हमारी कंपनी का एक तरह से गोडाउन या स्टोर हाउस रहेगा, जिसमें हमारी कंपनी के सामान रहेंगे गोडाउन की तरह, और उसमें हमारे कुछ पहरेदार रहेंगे। लेकिन वो एक तरह से सैनिक, भविष्य में सैनिक जमावड़ा के लिए वो किलेबंदी की थी अंग्रेज़ों ने। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कहा कि फोर्ट विलियम किले को ध्वस्त करिए या इस किले को यहाँ से हटाइए, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकार कर दिया। तो फिर इस बात से जो है सिराजुद्दौला गुस्से में आ गया और उसने जो है फोर्ट विलियम पे हमला कर दिया, उसे उस किले को बर्बाद करने के लिए। ये बात है सन 1756 के मई जून महीने की। और उस हमले में जो है उस किले पे कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने, और जो वहाँ का गवर्नर था उस किले में, उसने किसी तरह से परिवार के साथ अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग के दूर किसी छोटे से द्वीप पर जाकर उसने शरण ले लिया। और उसके साथ ही उस किले में काफ़ी सारे अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग, जो लगभग माना जाता है 140 से 150 अंग्रेज अफसर और परिवार के लोग उस किले में फंस गए। उन्हें वहीं पे कैद कर दिया सिराजुद्दौला ने, उसी किले में एक छोटी सी कोठरी में। और उसके अलावा फोर्ट विलियम पे कब्जा करने के बाद कासिम बाजार जो जगह, जो अंग्रेज़ों का एक गढ़ था, वहाँ भी कब्जा कर लिया गया। तो जब इस बात की सूचना अंग्रेज़ों को पहुंची तो उस समय अंग्रेज़ों की पकड़ साउथ में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है
उस तरफ ज़्यादा थी। बंगाल में एक आध छोटे मोटे किले थे, कासिम बाजार, फोर्ट विलियम, लेकिन ज़्यादा यहाँ पकड़ मजबूत नहीं थी। सिर्फ व्यापार के लिए यूज़ करते थे बंगाल को। जब इस बात की खबर अंग्रेज़ों तक पहुंची लॉर्ड क्लाइव, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो इतनी सी बात के लिए बंगाल आके नवाब से लड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कि लॉर्ड क्लाइव को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने जो है बंगाल पे हमला कर दिया। वो घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, यानी कि जो फोर्ट विलियम में कोई 150 ब्रिटिश परिवार या जो 150 ब्रिटिश लोगों को कैद किया गया था, कहते हैं कि उन्हें एक छोटी सी कोठरी में कैद किया गया था फोर्ट विलियम में, जहाँ पे दम घुटने के कारण उन 150 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई। जब ये बात पहुंची लॉर्ड क्लाइव के पास, तो वो गुस्से में आ गया और उसने नवाब को सबक सिखाने की ठान ली, या बदला लेने की भावना उसके अंदर आ गई। और फिर वो मद्रास से जो है एक बहुत बड़ी सेना लेके लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड जनरल वाटसन कहते हैं उनको, उसका एक जनरल था, ये दोनों जो है एक बहुत बड़ी सेना लेके वहाँ से चले और वो बंगाल पहुँचे। और फिर 1757 के फरवरी महीने में वो बंगाल आया, तो उसने देखा कि नवाब की ताकत बहुत ज़्यादा है। तो उसने सीधे लड़ाई करने के बजाय जो है वहाँ जो उनके दरबारी थे सिराजुद्दौला के, जो उनके जनरल थे, अफसर थे, उन्हें जो है ख़रीदना शुरू किया सबसे पहले। और जो एक मानिक चंद नाम के एक गवर्नर थे सिराजुद्दौला के, जिसे कि उन्होंने कलकत्ता का एक तरह से गवर्नर या शासक बना रखा था, उसे ख़रीद लिया। और मानिक चंद ने बिना लड़ाई के ही जो है पूरा कलकत्ता जो है लॉर्ड क्लाइव के हवाले कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने कलकत्ता और कासिम बाजार पे एक तरह से कब्जा कर लिया बिना लड़े ही, क्योंकि मानिक चंद ने गद्दारी करके पूरा शहर दे दिया था पैसे लेके। जब ये बात पहुंची सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के पास, तो वो काफ़ी जो है गुस्से में आ गया। हालांकि उसके दरबारियों ने समझाया कि हमारे अपने ही लोग, जिसमें कि मानिक चंद या एक और बहुत मजबूत दरबारी था और सेनापति भी था जिसका नाम था मीर जाफ़र दौलत सेठ, इन लोगों को भी लॉर्ड क्लाइव ने खरीद लिया था। तो सिराजुद्दौला ने समझ लिया कि अगर इस समय मैं भिड़ता हूँ लॉर्ड क्लाइव से, तो हमारे अपने ही लोग, बड़े बड़े सेनापति दरबारी अंग्रेज़ों की तरफ हैं और हमारे लिए ख़तरा हो जाएगा। तो फिर एक संधि उसने स्वीकार कर लिया लॉर्ड क्लाइव के साथ। तो फरवरी 1757 में एक संधि हुई जिसमें कि लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि आपने जो कब्जा किया फोर्ट विलियम पे और हमारे जो अलग अलग जो कारखाने उस पर जो आपने कब्जा किया है, उसके बदले आपको हमें हर्जाना देना पड़ेगा, और जो फैक्ट्री वगैरह जो आपने कब्जा किया वो हमें वापस भी करनी पड़ेगी। और पहले जो आप सुविधाएं देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को, वो सारी सुविधाएं फिर से बहाल करनी होंगी। तो उस समय इन शर्तों को स्वीकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। हालांकि जो है उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ये जानता था कि अभी सिराजुद्दौला शर्तों को मान गया है, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा मजबूत होने का, तो वो फिर जो है अंग्रेज़ी हुकूमत को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। तो लॉर्ड क्लाइव ने डिसीजन लिया कि सिराजुद्दौला को हमेशा के लिए बंगाल की गद्दी से हटाना है और यहाँ कोई अपनी कठपुतली नवाब को यहाँ पे बिठा देना है जो कि हमारे इशारों पे काम करे। तो फिर उन्होंने, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला और दौलत सेठ और एक आध और दरबारी थे, उन्हें कहा कि आप सिराजुद्दौला गद्दी से हटाने के लिए हमारा क्या सहयोग करोगे। अगर ये गद्दी से हट गया तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र को ये कहा क्लाइव लॉर्ड ने। तो मीर जाफ़र के मन में ये लालच आ गया बंगाल की नवाबी का। तो फिर जो है उसने एक अलग से सेना इकट्ठा की और जो है वो आगे बढ़े मुर्शिदाबाद की तरफ, जो कि राजधानी थी सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला ने ये देखा तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था। हालांकि वो लड़ना नहीं चाहता था, जानता था कि मेरी स्थिति कमज़ोर है, मेरे अपने ही लोग जो है अंग्रेज़ों से मिल गए हैं। फिर भी जो है उसने अपनी मुर्शिदाबाद की राजधानी से आगे निकल के अंग्रेज़ी फ़ौज का सामना किया। और ये लड़ाई हुई प्लासी नाम की एक जगह है वहाँ पे, जिसमें कि अंग्रेज़ों के पास सेना कम थी। ऐसा मानते हैं कि लगभग 3000 की फ़ौज थी, जबकि सिराजुद्दौला के पास उसके 3 गुना फ़ौज थी, लगभग 10,000 की। तोप खाना दोनों तरफ था। सिराजुद्दौला के पास कुछ फ्रांस में बनी हुई तोपें थी और कुछ फ्रेंच ऑफिसर थे उसे चलाने के लिए, और अंग्रेज़ों के पास अपना तोप खाना था। लेकिन ये लड़ाई एक तरह से एक तरफा लड़ाई साबित हुई, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो इसके सेनापति थे, जैसे कि सिराजुद्दौला, जिनके पास एक बहुत 10,000 में से आधी सेना सिराजुद्दौला की कमांड में थी, उन्होंने बिना लड़े एक तरह से अंग्रेज़ों की तरफ जा मिले
और जो है उसके अलावा मानिक चंद, दौलत सेठ, ये लोग भी जो है अंग्रेज़ों की तरफ जा मिले। तो 12-13 घंटे में ही ये जो है युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि फिर भी जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे उन्होंने डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया और पूरे दिन 11 घंटे लड़ाई चलती रही। ऐसा मानते हैं कि जब शाम हो गई उस समय जो है फिर कहते हैं कि उस काफ़ी तेज़ आंधी तूफान या बारिश आई थी उस समय वहाँ पे, जिसमें कि सारी जो गोला बारूद है वो भीग गई जो सिराजुद्दौला की फ़ौज की थी। लेकिन अंग्रेज़ों के पास कुछ तिरपाल जैसी वो चीज़ें होती थी, उन्होंने अपने गोला बारूद बचा लिया। तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब जैसे हमारे गोला बारूद भीग चुके हैं तो वैसे ही जो है अंग्रेज़ों के भी गोला बारूद भीग चुके होंगे, तो अब बंदूकें या तोप नहीं चलेगी, तलवार और भाले से हम जो है अंग्रेज़ों के ऊपर रात के अंधेरे में हमला करेंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। तो जब सिराजुद्दौला की फ़ौज आगे बढ़ी रात के अंधेरे में, तब अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़दीक आने दिया और नज़दीक आने के बाद जो है उन्होंने अपने तोप और बंदूकों से उन पर फायर किया, जिससे कि लगभग पूरी फ़ौज ही समाप्त हो गई। क्योंकि अंग्रेज़ों का गोला बारूद और उनकी बंदूकें उन्होंने तिरपाल में छुपा ली थी बारिश में, जिस कारण उनकी बारूद गीली नहीं हुई थी। ये बात हिस्ट्री बुक्स में जहाँ बैटल ऑफ प्लासी जहाँ डिटेल में है उसमें आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में वर्णन दिया गया है युद्ध का। और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला वहाँ से युद्ध के मैदान से निकल के भागे, क्योंकि उनकी लगभग पूरी सेना समाप्त हो गई थी। हालांकि फिर मीर जाफ़र के पुत्र ने सिराजुद्दौला का पीछा किया और आगे जाके उन्हें पकड़ के उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया और वो जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों के लिए काम करने लगे। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जो है वो एक भारी जो है रकम टैक्स के रूप में देंगे अंग्रेज़ों को। उसके अलावा कासिम बाज़ार, ढाका और कलकत्ता में उन्हें किले बनाने की अनुमति भी देंगे। और इस ढंग से जो है अंग्रेज़ एक तरह से, जो अब तक केवल एक व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो अब शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे भारतवर्ष में। और बंगाल जैसा एक प्रांत जो कि उस समय का सबसे धनवान प्रांत था, धनवान किस सेंस में मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि बंगाल के पास उस समय जूट यानी जूट की बहुत बड़ी जो है पाट जिसे कहते हैं, जो ईस्ट बंगाल में ढाका साइड में होता है, उसकी बहुत बड़ी फसल होती थी। जूट जो रॉ मटेरियल है जूट बैग्स वगैरह बनाने का, वो उसके अलावा जो मिनरल जैसे कोल माइंस वगैरह है, ये सारा कुछ अंग्रेज़ों को हाथ लग गया। और बंगाल के इसी धन से अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले इस बंगाल के धन से उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ जो कुछ फ्रांस की थोड़ी बहुत जो हिस्सेदारी थी, कुछ जगह पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, फ्रांस को हराया। और उसके बाद जो है पूरी तरह से ईस्ट कोस्ट यानी कलकत्ता से लेके जो मद्रास वाला भारत के पूर्वी किनारा था वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया। और भविष्य में उन्हें और आगे बढ़ने के, भारत में ऊपर बिहार और फिर यूपी और मध्य प्रदेश अंदर तक जाने का रास्ता खुल गया बंगाल से। अब वो सत्ता में आ चुके थे, सिर्फ व्यापारी नहीं थे अंग्रेज। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो आप सभी का आभार। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।